हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्वांट चेकलिस्ट नंबर 294। सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, कंप्लीट डिस्कस करेंगे आराम से। आपका बेसिक से लेके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि इसमें क्या चीज़, क्या बेसिक मेथड यूज़ हो रहा है, क्या नहीं। आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि अर्थमेटिक का पोर्शन आपका प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। आपके क्वांट सेक्शन में अर्थमेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो जो स्टार्टिंग की चेकलिस्ट थी, मैं स्टार्टिंग से करवा रही थी चेकलिस्ट, लेकिन क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट का ये था कि जो बिल्कुल अभी करंट की चेकलिस्ट चल रही है वो भी करवाइए। तो एक लास्ट की करवाएंगे, एक आपकी जो लेटेस्ट चल रही है, जैसे 294 कल ही दी थी सर ने, तो वो करते हैं हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं दो स्कीम के अंदर, एक्स एंड वाई, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं। 20,000 रुपये इकट्ठे हैं, उसमें से हमें नहीं पता पहले में कितने, दूसरे में कितने। दोनों स्कीम ऑफर करी है 6%, मतलब रेट कितना है दोनों स्कीम में, 6% है। टाइम दोनों में 2 साल का है। उसके बाद बोला है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू स्कीम इज राइज जेड, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो जेड रुपये का है। किस चीज़ से? इन ईच ऑफ द स्कीम। हाँ, हर स्कीम में 20,000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये दोनों स्कीम के अंदर, और उनका डिफरेंस है जेड। अगर हम डिफरेंस देखें दोनों का तो जेड दे रखा है। द इंटरेस्ट ऑफ स्कीम एक्स ऑफर सिंपल इंटरेस्ट और वाई दे रही कंपाउंड इंटरेस्ट। तो तभी इनके बीच में डिफरेंस आया, क्योंकि सीआई और एसआई के बीच में इन्होंने डिफरेंस दे रखा है जेड का। आपको निकालना क्या है? हमें वैल्यू निकालनी है। इन्होंने पूछा है देन स्कीम फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, मतलब सीआई और एसआई के बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना है। या तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं, पहले आप सीआई निकाल लीजिए या फिर एसआई निकाल लीजिए। ठीक है, डिफरेंट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, फिर हम एक आसान तरीका भी देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जैसे कैसे निकलता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम और डिवाइड बाय 100 करना होता है। तो प्रिंसिपल है आपका 20,000 रुपये, रेट है 6%, टाइम है 2 साल का और डिवाइड में 100। इतना क्लियर हो गया? कितना हो गया? 2400 रुपये इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इतना क्लियर हो गया आपके पास कि सिंपल इंटरेस्ट है इसका 2400 रुपये। अब हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए? देखिए 20,000 रुपये तो इसका प्रिंसिपल है, डिवाइड में 100, इसको भी सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन आप देखिए जब भी 2 साल दिया होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट और टाइम का हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं। कैसे? रेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट का स्क्वायर करते हैं और डिवाइड में 100 करते हैं, तो टोटल रेट एंड टाइम आ जाएगा आपका। रेट है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ज़ीरो है तो 12.36। इसका मतलब रेट और टाइम हमने क्या कर दिया, 36 लगा दिया। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे ज़ीरो आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना बना आपके पास? 2472 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया? आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 72 रुपये का इनका डिफरेंस बना, तो आंसर होगा बी। एक तो ये तरीका है कि अलग से सिंपल इंटरेस्ट निकालो देन कंपाउंड इंटरेस्ट और आप इनका डिफरेंस कर दीजिए। दूसरा क्या तरीका है, रेट हमें 6 दे रखा है, टाइम 2 ईयर्स दे रखा है, प्रिंसिपल है आपका 20,000 रुपये। क्लियर? हमें क्या करना है, हम नॉर्मल निकालते हैं कि देखिए प्रिंसिपल हो गया। हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट एंड टाइम आया है उसमें से सिंपल इंटरेस्ट का रेट एंड टाइम और डिवाइड में 100, क्योंकि एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। तो देखिए हमने प्रिंसिपल ले लिया, रेट एंड टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने कंबाइन निकाल दिया, उसमें से रेट एंड टाइम किसका सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट का, और डिवाइड में 100 हो गया। तो आपको एक ही बार में आप सोल्व कर पाओगे। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट एंड टाइम आया था 12.36 और ये आया था आपका 12 इज इक्वल टू, हमें ये सोल्व करना है। तो यहाँ से ये कट के 0.36 बच जाएगा आपके पास, 0.36 और मल्टीप्लाई करेंगे इससे 100 से, ये 0 से आपकी 0 कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 72। इसका मतलब डिफरेंस है उनके बीच में 72। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अलग अलग सोल्व करना है तो आप अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। एवरेज दे रखी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर की, और 4 नंबर्स, मतलब 4 नंबर है टोटल, लेकिन एवरेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड की दे रखी है वो 72 ज़्यादा है सेकंड थर्ड और फोर्थ की एवरेज से। आपको क्या निकालना है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है? अगर एवरेज है फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर की 408, हमें फर्स्ट एंड उसकी एवरेज पता लगी, तो आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, किस तरह से सोल्व कर सकते हैं इसको? स्टार्टिंग में एक चीज़ देखिए, एवरेज बोला इन्होंने, फर्स्ट ऐसे मान लेते हैं कि जो फर्स्ट है उसको ए मान लिया, फर्स्ट को, सेकंड को बी, थर्ड को सी एंड डी, इस तरह से मान लिया। तो ए बी और सी, ठीक है,
इन तीनों की एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी टोटल नंबर मान लिए, एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड किया। अब बोला है कि ये एवरेज 72 ज़्यादा है इससे, इसका मतलब ये वाली एवरेज में इसे से सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर बनेगा 72। दूसरी एवरेज क्या है, बी सी और डी, और इनकी एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड किया। हमें वैल्यू चाहिए फर्स्ट नंबर, मतलब आपको ए निकालना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे अगर हम एलसीएम लें और सब वैल्यूज़ को ऐड करें तो आपके पास क्या आंसर बनेगा। यहाँ से देखिए बी प्लस सी तो दोनों में से कट हो जाएगा, ये बी प्लस सी यहाँ से कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस डी इज इक्वल टू 72 और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a माइनस डी की वैल्यू आपके पास कितनी बची, 216। और दूसरी तरफ हमें पता है कि एवरेज दे रखी ए एन फोर्थ नंबर की, फर्स्ट और फोर्थ नंबर क्या है, ए और डी, उनकी अगर एवरेज 408 है तो टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए प्लस डी की वैल्यू हमारे पास क्या बन के आ जाएगी, 816। यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो डी से डी कट हो गया, माइनस और प्लस कट हो जाता है, यहाँ से बनेगा 2a इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें तो कितना बना, 1032। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 516। इसका मतलब आपकी ए की वैल्यू जो फर्स्ट नंबर है वो 516 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक सम है 1080 इज डिवाइडेड अमंग राजेश, मुकेश एंड नरेश के बीच में डिवाइड किया गया है। जो राजेश को पैसे मिले हैं वो 1/3 है दोनों के सम का, जो मुकेश को मिला है वो हाफ है, बाकी जो 2 बच गए उनके सम का। आपको मुकेश का शेयर निकालना है। इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ से लिख देते हैं कि स्टार्टिंग में किसका दे रखा है, द शेयर ऑफ राजेश, राजेश का दे रखा है, ठीक है। किस किस का लास्ट में, मुकेश और नरेश यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहीं लिखते हैं, देखिए राजेश और ये मुकेश और नरेश। नेक्स्ट में मुकेश का दे रखा है और दोनों का आर और एन का दे रखा है। फर्स्ट में बोला है कि ये 1/3 है, इसका मतलब जब भी 1/3 बोले तो ये नीचे वाली वैल्यू है, जैसे 1/3 तो 3 होती है टोटल क्वांटिटी, उसमें से 1 आपका राजेश है। दूसरे में बोला है कि ये मुकेश इनका हाफ है, इसका मतलब ये 2 हैं तो मुकेश 1 है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें भी तीनों लोग हैं, इसमें भी तीनों हैं, उनके अगर इन दोनों का ऐड करें तो 4 बनता है, लेकिन इनका ऐड करें तो 3 बनता है, लेकिन वैल्यू तो तीनों ही पर्सन है, तो वैल्यू सेम क्यों नहीं हुई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे इन दोनों का जो सम है वो 3 बन रहा है तो इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 4 बन रहा है तो इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ से हमारे पास राजेश, एम और एन का क्या निकल कर आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास बनेगी 3, ये हो जाएगी 9 एंड ये बनेगा आपके पास 4 एंड ये बनेगा 8। अब यहाँ से देख सकते हैं राजेश का डायरेक्टली 3 निकल कर आ गया, एम का डायरेक्टली 4 निकल के आ गया हमारे पास। अब देखिए नरेश का दोनों में क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। राजेश का अगर 3 है हमारे पास तो देखिए इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करूँ तो नरेश का कितना बच जाएगा, 5। इसमें देखिए अगर नरेश का 5 है तो बाकी टोटल 9 है, मतलब एम का 4 है, 5 4 9, इसका मतलब दोनों का 9 बन रहा है, तो नरेश आपका कितना आ गया, 5। इतना क्लियर हो गया। अब हमें मुकेश का शेयर बताना है। टोटल कितना है, 1080, ठीक है। डिवाइड करो इन टोटल से, क्योंकि रेशो हमेशा ऐसा सोल्व होता है, सबको ऐड करो डिवाइड करो, 5 4 9 और 3 12, 12 से डिवाइड कीजिए। मल्टीप्लाई किससे करना है, जिसका भी पूछा, मुकेश का पूछा तो मुकेश का कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 360, इसका मतलब मुकेश का शेयर है 360 रुपये। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर, द डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन बाय अ बोट टू गोइंग अपस्ट्रीम, एक बोट जा रही है अपस्ट्रीम एंड वेल गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 350, मतलब ये डाउन स्ट्रीम जा रही है पहले तो, फिर अपस्ट्रीम जा रही है, जैसे भी मान लीजिए। टोटल डिस्टेंस एक साइड का है 350, मतलब 350 डाउन स्ट्रीम गई है तो 350 अपस्ट्रीम आई है, तो डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया 350। टाइम कितना लगा है, अपस्ट्रीम में देखिए ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो जाती है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच में टाइम का डिफरेंस है 4 का। हमें बताना है कि अगर वाटर की स्पीड, जैसे बोट की स्पीड को हम x कंसीडर करते हैं तो वो तो x है, और जो वाटर की स्पीड है उसको y माना जाता है। देखिए बोट एंड स्ट्रीम का ये कंसेप्ट है, आप इसका बेसिक पढ़ लीजिए, बेसिक की कंप्लीट वीडियो बना रखी है आपके लिए। बोट एंड स्टीम की वैल्यू है 5, जैसे वाटर दे रखे है 5, हमें निकालना है कि बोट की कितनी स्पीड है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कब करते हैं, जब डिफरेंस दे रखा हो आपको, टाइम का डिफरेंस दे रखा हो, डिस्टेंस हो आपके पास, तो आप ऐसे निकालते हैं। देखिए एस टी इज इक्वल टू डी होता है, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस बाय स्पीड, पुट कर दीजिए। जब वो 350 डिस्टेंस उसने अपस्ट्रीम ट्रैवल किया, अगर वो अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है तो क्या होता है कि बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो x -5।
माइनस करेंगे 350। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है x+5। इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है। इतना क्लियर हो गया। जब भी इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं, एक वैल्यू x है, आपको बोट की या फिर वाटर की निकालनी हो, तो अगर इक्वेशन से करोगे तो बहुत लंबा बन जाएगा। इस तरह के ऑप्शन को ट्राई करते हैं, ट्राई विद ऑप्शन। ऑप्शन से आपको इस तरह के क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन से करने से क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, जो आपकी वैल्यूज़ मतलब कैसे क्या निकलेंगे क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें ऑप्शन कट हो गया, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या ऑप्शन है। जैसे बी ऑप्शन अगर देखें तो इसमें है आपका 40, सी ऑप्शन देखें तो कितना है 25, और डी ऑप्शन है आपका 30। ये आपको ऑप्शंस दे रखे थे, ठीक है। इसमें क्या सोचने वाली बात है, जब भी आपको ऑप्शन से ट्राई करना होता है, आप चाहे बुक में कर रहे हो या फिर आप एग्ज़ाम में दे रहे हो, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, कभी भी फर्स्ट ऑप्शन से ट्राई मत करिए, क्योंकि एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि शुरू में ही आपने ऑप्शन से ट्राई किया और आपका पहला आंसर वो सही कर देगा। फर्स्ट ऑप्शन कभी भी मत ट्राई करिए। मैं हमेशा डी ऑप्शन से लास्ट से ट्राई करना शुरू करती हूँ। थर्ड या फोर्थ में से आपका हो ही जाता है पक्का आंसर, तो वो फर्स्ट एंड सेकंड तो आपको बिल्कुल नहीं देगा आपको अटकाने के लिए, ठीक है। तो हमेशा एक बार लास्ट से ट्राई करें। हम मान लेते हैं कि 30 है, इसका मतलब x की वैल्यू है हमारे पास 30। अब इसमें पुट करके देखिए 350, मतलब हमारे पास अगर टाइम 4 आ गया तो हमारा आंसर सही होगा। x की वैल्यू 30 ली, तो 30 में से अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया 5 तो कितना बन गया 25, और यहाँ पे कितना बनेगा 30 और 5 35, ये तो बन गया आपके 10 घंटे। क्लियर। और इसको कट करें 5 पे कट करें, ये हो जाएगा 70 एंड ये हो जाएगा आपका 14। 14 माइनस 10 4 आवर। देखिए 4 घंटे थे, अब हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही ट्राई करना चाहिए। रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स वाई जेड का रेशो दे रखा है B/B, इस तरह से हम लिख लेते हैं, एक सेकेंड, XYZ। ये है B, ये दे रखा है आपको 2B-3 और ये दे रखा है 8। क्लियर। अब बोला है कि जो सम है उनकी एज का, मतलब तीनों को अगर हम ऐड करें XYZ तो आपके पास कितना बनता है 100। प्रेजेंट एज ऑफ C यहाँ पे कोई नहीं है, या पागल बना रहे, C नहीं है यहाँ पे, Z है, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो Z की वैल्यू है 40, हमें पता लग गया Z है कितना 40। बताओ कि x की एज कितनी है 12 साल बाद। तो एक चीज़ नोट करिए, हमें z की वैल्यू पता चल गई 40 और यहाँ पे 8 लिख रखा है रेशो की फॉर्म में। इसका मतलब मैं अगर 8 को 40 से डिवाइड करूँ तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसका मतलब 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। इसी तरह से इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इनकी सही वैल्यू आए। ये बन गया 5b, ये बनेगा 10b-15। इतना क्लियर हो गया। देखिए ये है 40 और तीनों का सम है 100, तो इसमें से अगर मैं z की वैल्यू 40 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितना बचेगा, x + y = 60। यहाँ पे x + y की वैल्यू पुट करिए 2b और ये हो जाएगा 10b-15 = 60। ये हो जाएगा 15b एंड ये 15 उधर जाके आपका प्लस हो जाएगा = 75। b की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें निकालनी है x की एज 12 साल बाद। सबसे पहले x की एज निकालते हैं। x की, ये देखिए ये करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि 40 एज हमें दे रखी है इसकी, इसका मतलब ये करेक्ट रेशो आपका। b की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 5 × 5 = 25। हमें 12 साल बाद चाहिए, तो इसमें 12 और ऐड कर देते हैं, कितना साल हो गया 37 ईयर्स। सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 220 लीटर ऑफ मिक्सचर जिसमें मिल्क एंड वाटर है 30% और एक 300 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क है 60%, उनको मिक्स किया जाता है, उसके साथ एक्स्ट्रा में 20 लीटर का वाटर एंड 34 लीटर का आपका वाटर ऐड किया जाता है और 20 का मिल्क। बताओ कि मिल्क एंड वाटर का जो न्यू आपका मिक्सचर बनेगा एक्स, उसके अंदर क्या रेशो में क्वांटिटीज़ डाली जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले हमें दे रखा है कि 220 है, जिसमें से मिल्क एंड वाटर है 30%। अगर किसी चीज़ का मिल्क है, टोटल 100 होता है, तो बाकी कितना बच गया 100 में से 70 है आपका मिल्क। रेशो में कट करेंगे, क्या बना 7:3। जब भी रेशो को सोल्व करते हैं तो दोनों रेशो को ऐड करते हैं, 7 और 3 10 हो गया, टोटल वैल्यू है 220। तो 220 से 10 को डिवाइड करो, एक रेशो की वैल्यू आ गई 22। क्लियर। इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर तो है आपका 66, इसको 22 से मल्टीप्लाई किया तो आपका मिल्क है 154। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कितना है, 300 लीटर का तो मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है 60%, मिल्क दे रखे 60%, तो टोटल होता है 100, वाटर कितना रह गया 40%। रेशो क्या बना अगर हम कट करेंगे 3:2। रेशो को सोल्व करने के लिए दोनों को ऐड करो, 3 और 2 5,
और जो भी वैल्यू है उससे डिवाइड करिए। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 60। 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मिल्क आ गया 180 और वाटर आ गया आपका 120। इतना आपको क्लियर हो गया। अब बोला है कि जो न्यू मिक्सचर, एक मिक्सचर के अंदर दोनों को मिक्स किया जाता है तो वाटर और मिल्क का रेशो बताना है। सबसे पहले हम मिल्क देखें कि कितना बनेगा। तो देखिए फर्स्ट का मिल्क लिया 154, सेकंड का मिल्क लिया 180 एंड अब इसने एक्स्ट्रा 20 लीटर का मिल्क और ऐड कर दिया इसके अंदर। तो टोटल मिल्क हमारे पास कितना बन गया 354। वाटर अगर हम देखें स्टार्टिंग में था 66, उसके बाद दूसरे का लिया इसने 120 एंड 34 लीटर न्यू ऐड कर दिया। तो टोटल कितना बन गया वाटर आपके पास 130, वाटर बन गया 220। क्लियर। अब हमें वाटर और मिल्क का रेशो चाहिए। वाटर और मिल्क का रेशो क्या बनेगा 220 डिवाइड करो 354 से, 2 पे कट हो जाएगा 110 और ये बन जाएगा आपका 177। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पी किसी काम को, पी एंड लिख दिया, एंड नहीं मतलब आएगा कि पी किसी काम के जो 16.66% पार्ट है उसको 5 दिन में करता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको मैंने कई बार बताया कि यहाँ पे कभी भी हाफ काम नहीं होता, आपको कंप्लीट काम लिखना है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कितना होता है किसी भी चीज़ का। ये वैल्यू होती है 1/6 के इक्वल। इसका मतलब अगर टोटल वो x दिन में काम करता है, टोटल काम x है, तो 1/6 काम को वो कर देता है 5 दिन में। तो टोटल को कितने में करेगा 30 डेज में। तो यहाँ लिखना आपको 30 दिन। अब देखिए इसने बोला कि जो ये 5 दिन है, जो 3 कम है, 3 days लेस देन द टाइम टेकन बाय क्यू टू कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क। इससे 3 कम है, इसका मतलब 5 में 3 ऐड किया तो 8 days। इसका मतलब क्यू अपने 25% काम को 8 दिन में करता है। ठीक है, इज इक्वल टू 8। तो वो कंप्लीट काम को कितने दिन में करेगा 100 बाय में 25 4 कितना आ गया 32। इसका मतलब क्यू अपने काम को 32 डेज में करता है। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। एलसीएम ले लिया 480, यहाँ पे निकलेगी आपकी एफिशिएंसी कितनी 16 एंड 15। ये दो एफिशिएंसी निकल के आ गए। क्लियर। अब देखिए इन्होंने क्या बोला। अब आगे इन्होंने बोला क्वेश्चन के अंदर कि दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज। अब अल्टरनेट डेज कौन से होते हैं, एक दिन पी काम करेगा, नेक्स्ट डे क्यू, फिर नेक्स्ट डे पी, फिर नेक्स्ट डे क्यू, इस तरह से। वो स्टार्टिंग की है इन्होंने ए से। तो बताओ कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क वुड बी कंप्लीटेड, काम कितने दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखिए पी ने काम किया, फिर क्यू ने। पी ने 16 काम किया, जो एफिशिएंसी होती है उतना डेली काम करेंगे। इसने 15 काम किया, फिर पी की बारी आई, फिर क्यू की, इसने 16 काम किया, फिर इसने 15 काम किया। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि 2 दिन में, ये देखिए ये 1 और 2 दिन में कितना काम हो रहा है 31। 15 और 16 को ऐड कर दिया, 2 दिन में 31 काम हो रहा है। हमें काम करवाना है 480। तो 31 को 480 से डिवाइड करके देख लो कहाँ तक एग्जैक्टली कट रहा है। अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें इसको, आप क्या करेंगे 480 को 31 से डिवाइड करके देखिए, तो ये कटेगा किस में 15 तक कटेगा और पीछे आपका कितना बच जाएगा 15 एलसीएम बच जाएगा जो नहीं कट रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करें, जहाँ तक ये वैल्यू कट रही है उससे मल्टीप्लाई करो। जब मैंने इसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो 465 आपका काम हो गया। तो टाइम भी 15 से मल्टीप्लाई होगा, कितने दिन हो गए 30 दिन हो गए। 30 दिन हो चुके हैं, काम हो गया 465, टोटल है 480, कितना बच गया 15। काम जो बच गया वो यहाँ पे लिखते हैं। अब किसकी बारी आएगी पी की, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 16। तो आंसर होगा आपका ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन है रनिंग विद द स्पीड ऑफ, सबसे पहले ट्रेन इस तरह के क्वेश्चन में ST इज इक्वल टू डी। एक ट्रेन है जो रन कर रही है विद द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर। तो स्पीड आपको कितनी मिल गई 144 किलोमीटर पर आवर। एक वर्टिकल पोल को 35 सेकंड में, जब भी पोल वर्टिकल मतलब ऐसे चाहे कितना ही लंबा पोल हो, आपको तो इसकी ये चाहिए ना कितनी चौड़ाई है। तो 35 सेकंड में जब भी आपको पता है कि जब भी ट्रेन मैन को या फिर पोल को क्रॉस करती है, इट मीन्स वो खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है। तो वो टाइम लगा रही है खुद को क्रॉस करने में 35 सेकंड का। ठीक है, हमें टाइम बताना है कि वही ट्रेन एक जो टनल है जो 500 मीटर लॉन्ग, उसको कितनी देर में क्रॉस करेगी अगर वो अपनी स्पीड को 20 मीटर पर सेकंड डिक्रीज कर ले। ऑप्शन भी आपको टाइम सेकंड्स में मिलेगा, देखिए ये भी मीटर पर सेकंड में है, आपको टनल भी मीटर में दे रखा है, टाइम भी सेकंड में है, लेकिन स्पीड है किलोमीटर में। तो आपको स्पीड को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड छोटी वैल्यू तो बनाने के लिए 5/18 छोटे से मल्टीप्लाई। ठीक है, हम इसको सोल्व करेंगे, ये 8 पे कट हो जाएगा, इसका मतलब 40 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है। सबसे पहले हम ट्रेन का डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे निकलेगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड होगी इसकी 40 मीटर, इसको टाइम लग रहा है 35 सेकंड का, तो टोटल कितना लगा 1400। इसका मतलब जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है 1400।
इतना क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब वो टनल को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की खुद की लेंथ भी ऐड होगी, प्लस में हम ऐड करेंगे जो टनल की आपकी जो लेंथ है 500 मीटर। तो टोटल कितना हो गया? डिस्टेंस 1900। अब स्पीड कितनी होगी? पहले स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड, अब जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो गई। तो कितनी बच गई? इसमें से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 20 हमारे पास बच गया। इसका मतलब इसको कट करें तो कितना इनको टाइम लगेगा, कितनी देर में वो उसको क्रॉस कर देंगे? 95 सेकेंड्स लगेंगी क्रॉस करने में, तो आंसर होगा आपका 95। नेक्स्ट देखिए, इन अ होल द रेशो ऑफ द चेयर टू टेबल। चेयर और टेबल का रेशो दे रखा है आपको कुछ, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है चेयर और ये टेबल, रेशो है 5:3। और यहाँ पे टेबल और सोफ़ा का रेशो दे रखा है 15:2। हमें बताना है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ सोफ़ा आर 230 लेस देन चेयर। इसका मतलब चेयर में से सोफ़ा को सब्ट्रैक्ट करें तो 230 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर। अब आपको पता है कि कॉस्ट है जो टेबल की, एक टेबल 850 रुपये का है। आपको बताना है कि टोटल कितने मतलब रुपए लगे, टेबल्स की टोटल कॉस्ट क्या थी। इसके लिए आपको पर टेबल का पता है, आपको नंबर ऑफ टेबल्स चाहिए कि कितने टेबल थे, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ ये देखिए, इसमें चेयर है, ये टेबल है, इसमें टेबल दोनों में कॉमन है लेकिन वैल्यू सेम नहीं है। टेबल तो सेम होना चाहिए उसका रेशो, तो हमें इक्वल करने के लिए क्या करें, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15। तो क्या वैल्यू बनेगी? 5 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 25, ये हो गया आपका 15, यहाँ पे तो 15 और 2 है ही। तो देखिए 15 दोनों में सेम हो गया, इसका मतलब ये 25 के इक्वल ही 2 है। तो हम इसको एक फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 25, 15 एंड 2, ये इनका कंबाइंड रेशो हमें मिल गया। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, चेयर और सोफ़ा के बीच में 230 का डिफरेंस है। चेयर है 25 और सोफ़ा है 2, कितने रेशो का डिफरेंस है? 23। इसका मतलब 23x की वैल्यू है आपकी 230 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब चेयर हैं आपके 250, टेबल हैं 150 और सोफ़ा हैं आपके 20। टोटल कॉस्ट हमें टेबल की चाहिए। एक टेबल का प्राइस है 850 रुपये, टेबल्स टोटल कितनी हैं? 150 टेबल्स हैं। तो टोटल कितने रुपए बनेंगे इनके जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे? इतने रुपए आपके पास बनेंगे, ऑप्शन डी, 1,27,500। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, सुरेश, रमेश और ये गुकेश दे रखा है, हम SRG मान लेते हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे S लिख लिया, R लिख लिया, G लिख लिया। इसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखी जाती है, देन आपका टाइम होता है, फिर आता है प्रॉफिट का रेशो। इन्वेस्टमेंट का रेशो है 7, 12 एंड 11। टाइम का रेशो है 2, 3 एंड 5। सबसे पहले आपको पता होगा कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है प्रॉफिट। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, ये आ गया 36, ये आ गया 55, ये आ गया इनके प्रॉफिट के रेशो। अब हमें बोला कि टोटल प्रॉफिट हुआ है 21,000 रुपये का। प्रॉफिट निकालना है किसका है? सी का निकालना है। सबसे पहले एक रेशो की वैल्यू निकालने के लिए जो टोटल प्रॉफिट आया है जो रेशो की फॉर्म में, उनको ऐड करके डिवाइड करना है। इन सबको 14, 36 एंड 55 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 105। अब जिसका भी पूछा है, सी का पूछा है तो सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सी का कितना है? 55। 5 पे कट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 21। ये 21 इससे डायरेक्टली कट हो गया, यहाँ पे 1000 बन गया, तो कितने रुपए बने? इसका मतलब सी का प्रॉफिट है 11,000 रुपये। क्लियर। अगर हमसे बी का पूछता तो हम क्या करते? यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई करते। अगर आपसे एस का पूछता तो हम यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करते। जिसका भी पूछा उससे मल्टीप्लाई। क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ नितिन एंड रोनित। नितिन और रोनित दो, मतलब उनका एज दे रखी है। एज का क्या रेशो, हम लिखते जाएंगे सारी चीज़ें। देखिए क्या है, ये है नितिन एंड ये रोनित। एज का रेशो है 7:10। 8 साल के बाद क्या हुआ, मतलब फ्रॉम नाउ बोलते हैं, इसका मतलब आपके प्रेजेंट से लेके नेक्स्ट 8 ईयर। द एज ऑफ सुरेश विल बी, सुरेश कोई थर्ड पर्सन है जिसकी एज 32% लेस देन द सम ऑफ एज ऑफ नितिन एंड रोनित एट दैट टाइम। उस टाइम पे 8 साल बाद जो नितिन और रोनित का जो सम बनेगा एज का, वो क्या होगा कि सुरेश की एज से 32% कम होगा। मतलब सुरेश की एज इनके सम से 32% कम होगी। हमें ये बता रखी है इन्होंने इन्फॉर्मेशन। इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश, सुरेश की प्रेजेंट एज कितनी है? 26 ईयर्स। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ नितिन। हमें किसकी निकालनी है? नितिन की निकालनी है। ठीक है, इसके लिए हमें ये रेशो चाहिए।
देन हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये 7x है तो हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये देखिए कि प्रेजेंट में सुरेश कितने का है, 26 ईयर्स का। तो बात हो रही है 8 साल बाद की, 8 साल बाद का रिलेशन दे रखा है उनका। तो ये 8 साल बाद कितने का हो जाएगा, 26 में हम 8 को ऐड करते तो कितना बनेगा, 34। इसका मतलब 34 है सुरेश की एज, और कुछ नितिन और रोनित की कुछ एज बनेगी, उससे ये सुरेश की एज जो 34 है वो 32% कम बनेगी। तो जब भी बोलते हैं ना वो उससे इतना परसेंट कम है, तो हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए कि बोले कि ए बी से 10% कम है, तो हमें यहाँ क्या लिखना होता है, मान लीजिए कि बी की कुछ वैल्यू है 20 है, ए की वैल्यू 20 है, बी की अगर 10 है वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बोले कि कितना परसेंट कम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए बड़ा है तो बी माइनस 10, मतलब ए माइनस बी करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस में 10। और हमें पूछना है कि ए बी से कितना छोटा है। अगर ए बी से कितना छोटा है बताना है, सॉरी कंफ्यूजन हो रहा है, इट मीन्स ए की एज 20 है, बी की आपकी 10 है। अगर बोले कि बी ए से कितना छोटा है, मतलब ए के कंपैरिजन में, तो डिवाइड करेंगे ए से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ जाती है, ये वैल्यू आ जाएगी जो उन्होंने परसेंटेज पूछी है उसके इक्वल। तो हम इसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू को सोल्व करते हैं। किस तरह से, इन्होंने बोला कि वो 32% कम है, मतलब जो परसेंटेज निकालनी होती है वो हमें ऑलरेडी दे रखी है 32%। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बोला है कि जो एज है इसकी सुरेश की वो 32% कम है टू द सम ऑफ किसकी एज से, नितिन और रोनित की एज से। तो 32% हमने लिख दिया। इसका मतलब यहाँ में क्या चीज़ आएगी जिससे कम है, तो यहाँ पे आएगी नितिन एंड रोनित की एज, ठीक है, जो 8 साल बाद जो होगी। और यहाँ हमें नितिन और रोनित की एज में से सुरेश की एज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास 32% आना चाहिए आंसर। ऑलरेडी हमें 32 दे रखा है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, नितिन और रोनित को हम x मान लेते हैं, x माइनस, अब सुरेश की कितनी एज है 34, डिवाइड करो दोनों की है x इज इक्वल टू 32। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x की हमें वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई होता है 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना ना कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 32x, और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 100x माइनस 3400 इज इक्वल टू 32x। ये x की वैल्यू इधर लेके आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 68x इज इक्वल टू ये वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, हम करेंगे ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स 50 हमारे पास क्या आ गई, नितिन और रोनित की एज आ गई, कितनी आ गई 50। नितिन और रोनित की एज हमारे पास 50 आ गई। हमें पता है कि नितिन और रोनित का प्रेजेंट में रेशियो कितना है, 7:10। ये एज कितनी आई है, 8 साल बाद। इसका मतलब नितिन के 8 साल ऐड हो रहे हैं, रोनित के भी 8 साल। तो इसमें से अगर मैं 16 दोनों के 8-8 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास उनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 34। प्रेजेंट एज है 34, ये प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है। जब भी रेशो को सोल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करिए रेशो की फॉर्म को, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, इससे डिवाइड करिए, एक रेशो की वैल्यू आ गई 2। अगर नितिन की पूछी है तो 2 से मल्टीप्लाई किया 14, अगर रोनित की पूछता तो रोनित की एज होती 20, बट यहाँ पर नितिन की पूछा तो हम करेंगे 14, डी आंसर। नेक्स्ट देखिए, रेशो दे रखा है मंथली इनकम और उसका खर्चा है 4:3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है इनकम और एक्सपेंडिचर 4:3। हम यहाँ से अज्यूम कर लें कि 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी 400 इनकम है और 300 इसका खर्चा है। यहाँ पे सेविंग लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका खर्चा लिख दिया। इनकम हमने अज्यूम कर ली कि 400 है, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। और खर्चा इसका 300 रुपये का है, तो सेविंग कितनी हो गई 100 रुपीज़ की। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद बोला कि इनकम इंक्रीज़ हो गई 50% इनकम बढ़ गई। तो 400 का अगर मुझे 50% बढ़ाना है, मतलब 150/100, जितना भी बढ़ता है 100 तो पहले ही थी 50, जो भी मान लीजिए कि 50% इंक्रीज़ हुई तो 100 में 50 को ऐड करेंगे 150। तो ये आ गया आपका 3, 2 एंड ये कितना हो जाएगा 600। इसका मतलब अब इनकम कितनी हो गई 600 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि सेविंग भी इंक्रीज होगी 100%। मतलब वैल्यू डबल हो गई, पहले 100 रुपये सेव करता था, अब कितने सेव करेगा 200। देखिए 600 इनकम है, 200 सेव करता है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब इसका खर्चा कितना है 400 रुपये का। आपको बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड द रेशो ऑफ हिज ओरिजिनल मंथली, मतलब जो उसका खर्चा है एक्सपेंस है, टू द न्यू मंथली एक्सपेंस। पहले एक्सपेंस कितना था 300 और अब कितना है 400, तो इसका क्या रेशो बनेगा 3/4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए,
एक रिटेलर ने क्या किया कि मार्क प्राइस कर दिया 20% अबव इस कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा उसका प्राइस रख लिया। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि CP इसका 100 है। इस तरह के क्वेश्चन में आप 100 ही अज्यूम करके चलें, CP ईजिली निकल जाता है। CP है इसका 100, उसने मार्क प्राइस मतलब MRP को 20% बढ़ा दिया, तो 100 का 20% इंक्रीज़ किया मतलब 120। अब उसने बोला है कि सेलिंग प्राइस वो क्या करे। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है आपका, अगर MRP पे निकालते हैं तो हम निकालेंगे MRP मल्टीप्लाई में 100 में से आपका डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होता है डिवाइड में 100, तो क्या निकल के आ जाता है सेलिंग प्राइस। MRP है 120, सबसे पहले 10% का डिस्काउंट दिया, जो भी डिस्काउंट देते हैं वो 100 में से सब्ट्रैक्ट होता है, तो 10 को सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 90/100। देन फिर 20% का दिया है तो 80/100, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। या तो इसको पहले सोल्व कर लीजिए। फिर उसने बोला कि उसने जो सेलिंग प्राइस था उसका 25% ले लिया, कि उसको जो ट्रांसपोर्ट वगैरह उनके घर पे जैसे सामान की डिलीवरी करवाने के या किसी भी नाम से ट्रांसपोर्ट के उन्होंने 25% ज़्यादा ले लिए सेलिंग प्राइस के, तो ये है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब उसने टोटल पैसे कितने लिए हैं, ये टोटल अगर आपका 100% है तो इसका 25% और, मतलब इसका 125/100, 25% एक्स्ट्रा ले लिया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये 3 जीरो से ये ज़ीरोज़ कट कर देते, एक अपने पास बच गया, 4 से कट कर दिया 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया। 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12 और 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 108। 108 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस है टोटल 108। 108 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपये का, इतना क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है आपका SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस है 108 एंड प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का, इसका मतलब 8% का टोटल जो आपका हमेशा प्रॉफिट, याद रखिए आपका प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मतलब जितनी भी उसकी वैल्यू थी उसका 8% इसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि अगर CP 1500 रुपये है तो इसका कॉस्ट प्राइस बताओ कितना हुआ। या तो आप शुरू में यहाँ 1500 लेके चल सकते थे, फिर उसका 120% करते, थोड़ी सी कैलकुलेशन या तो आप पहले कर सकते थे। मैं 100 मान के अज्यूम करती हूँ, लास्ट में जो वैल्यू निकलती है जैसे 8% है। अब इन्होंने 8% पूछा, प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसका मतलब 1500 का 8% हुआ है, तो कैसे निकल जाएगा 8/100। ठीक है, 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया 120, तो आंसर होगा आपका 120। अगर आप डायरेक्ट निकालते CP को आप 1500 ही पहले अज्यूम कर लेते तो इसका MRP हो जाता है इसका 120%, तो MRP क्या होता है हमारे पास 1500 का 120/100, ये MRP निकल जाता। फिर MRP के ऊपर इसने डिस्काउंट दिया है 10% का, फिर 80% का, और उस वैल्यू पे 25% का क्या लगाया ट्रांसपोर्ट का खर्चा। इन सब को आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 1620। इसका मतलब सेलिंग प्राइस है 1620, कॉस्ट प्राइस है 1500, प्रॉफिट कितना हो गया 120 का। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, उस अप्रोच से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। नेक्स्ट देखिए, सोनू ने लोन लिया 21,000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट 20% पे 2 साल के लिए। उसने क्या किया, वो सेम अमाउंट को आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी और को दे दिया। उसको प्रॉफिट कितना हुआ ये बताइए। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, या तो हम अलग अलग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे, हमें आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड में 100। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल जैसे देखिए 21,000 रुपये है, रेट आपको 20 दे रखी है, 2 साल के लिए, डिवाइड में 100, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। उसके बाद हम इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कह रही हूँ सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे इसका। कंपाउंड इंटरेस्ट भी जब भी 2 साल का दिया होता है तो हम सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही निकाल लेते हैं। कैसे, रेट एंड टाइम को 1 मान लेते हैं। किस तरह से, 20% रेट है तो आपको क्या करना होता है, रेट को 2 से मल्टीप्लाई, रेट का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, 2 साल की आपकी रेट एंड टाइम आ जाता है। 20 को मल्टीप्लाई किया 40, 40 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 0 से 0 कट गई, प्लस में 4, इट मीन्स 44, तो यहाँ डायरेक्ट आप 44 लिख दीजिए। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों को वैल्यू को सोल्व करिए एंड सब्ट्रैक्ट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है निकालने का। एक तरीका क्या है, हम क्या करें कि दोनों के अंदर से क्या होगी, वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है हमें। ठीक है, मतलब आप ये देखिए कि 21,000 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब डिफरेंस किस वजह से पड़ रहा है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में निकालते हो तो प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, प्रिंसिपल सेम है, 100 सेम है, हर बार रेट और टाइम की वजह से डिफरेंस हो रहा है। तो हम क्या करें, P और 100 कॉमन ले लेते हैं।
ठीक है। आपको CI माइनस SI बाद में करना ही है, हम रेट और टाइम में पहले ही कर देते हैं। आपको पता है रेट एंड टाइम जैसे हमने उस तरीके से निकाला 2 इंटू रेट प्लस आर स्केयर बाय में 100, तो हमारे पास कितना आ गया 44 निकल के आ गया। एंड सिंपल इंटरेस्ट की रेट कितनी आई 20 मल्टीप्लाई टू रेट को टाइम से मल्टीप्लाई किया 40, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ से क्या निकल के आया 4p बाय में 100, ये निकल के वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या करो p की वैल्यू 21,000 पुट कर दो, डिवाइड कर दो 100 से, कितना आ जाएगा सेम आपकी वही वैल्यू है 840 रुपये। स्टार्टिंग में भी वही आया था, चाहे अलग अलग निकाल के कर लीजिए या फिर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट का डिफरेंस आता है उसको डिफरेंस करिए और डायरेक्ट निकाल दीजिए, इससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर करते हैं। एक पर्सन कवर करता है 16.66% अपनी जर्नी का 20 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी जो 25% जर्नी है उसकी टोटल में से उसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बाकी बचा हुआ डिस्टेंस उसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। आपको निकालना क्या है कि अगर टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना 240, तो बताइए कि x की वैल्यू कितनी है, मतलब वो जो तीसरे स्टेज के अंदर उसने अपना जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसमें स्पीड क्या थी, आपको वो निकालनी है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ST इज इक्वल टू D होता है, ठीक है। टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम निकलेगा आपका डिस्टेंस बाय में स्पीड। एक चीज़ देखिए 16.66% किसी भी चीज़ का 1/6 होता है, ठीक है। तो हमें पता है टाइम निकलता है डिस्टेंस बाय में स्पीड से, तो सबसे पहले निकालते हैं टाइम, टोटल टाइम ही निकाल लेते हैं। इन्होंने बता रखा है कि टोटल टाइम 6 आवर है। मैंने आपको बताया कि जब भी डिस्टेंस दिया होता है, आपको टोटल टाइम दे रखा हो और कोई स्पीड दे रखी हो या कुछ भी इस तरह का दे रखा हो, तो हमें टाइम ही निकालना होता है ताकि हम इस 6 आवर को इक्वल टू रख दें, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है कि टोटल जर्नी का इतना परसेंट, इतना होता है 1/6। टोटल जर्नी कितनी है 240, तो उसका 1/6 कितना हो जाएगा, इसका मतलब 40 किलोमीटर उसने किस स्पीड से ट्रैवल किया, ये हो गया आपका डिस्टेंस। और अब स्पीड कितनी आ गई, डिस्टेंस बाय में स्पीड आपका टाइम आ जाएगा, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट उसने क्या किया 25%, अगर 240 का 25% कितना होगा 25/100, मतलब 1/4 60। इट मीन जो नेक्स्ट 60 किलोमीटर है वो उसने किस स्पीड से ट्रैवल किया 30 से। बाकी कितना डिस्टेंस बच गया, देखिए 60 एंड 40 100 हो चुका है, टोटल है 240, इट मीन्स 140 बच गया। इसकी स्पीड हमें नहीं पता, x है, यही x तो निकालना, और टोटल टाइम लग रहा है इसको 6 आवर का। इतना क्लियर हो गया। इसको कट करेंगे, मतलब पहले में इसको 2 घंटे लग गए, यहाँ भी इसको 2 घंटे लग गए। अब देखिए टोटल 6 घंटे लग रहे हैं, जिसमें से 4 हो चुके हैं, इसका मतलब इसको भी डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे ही आंसर आना चाहिए। 140 को किससे कट करें कि 2 ही आंसर आए, जब 70 से कट करेंगे तो 2 पे कट हो जाएगा, बिल्कुल 6 घंटे रहेंगे। इसका मतलब x की वैल्यू है आपकी 70। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें 20 क्वेश्चन है, कंप्लीट करेंगे हम। अब बोट गोज 480 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये आपका बॉटम स्ट्रीम का है, सिंपल ST इज इक्वल टू D। 480 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है ये, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है x + y, और 320 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है। अपस्ट्रीम में स्पीड आपकी बोट में से पानी की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। घंटे कितने लग रहे हैं 40 घंटे, क्लियर। अब इन्होंने बोला है कि जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड को x कंसिडर किया जाता है और पानी की स्पीड को y लिखते हैं, ठीक है। वो 5 टाइम्स है किसके, करंट के। इसका मतलब अगर पानी की स्पीड 1 है तो वो 5 है, ये रेशो मिल गया हमें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले बोट की स्पीड चाहिए और पानी की स्पीड, फिर हमें बताना है कि इतना इतना डिस्टेंस उसने कितने टाइम में ट्रैवल किया। सबसे पहले देखिए डाउन स्ट्रीम है, इसका मतलब x + y, बोट और पानी दोनों की ऐड होगी स्पीड। ये 5x है और ये 1x है, तो टोटल कितना हो गया दोनों को ऐड करके 6x। और अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 4x। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हम इन दोनों का लें तो 12 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 12 एलसीएम हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 960 एंड यहाँ पे भी 960 इज इक्वल टू 40। ये 12x इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपके पास क्या बनेंगी 960 एंड 960 920, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर 40 एंड 12 क्या हो जाएंगे आपके डिवाइड में हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। इसको कट करते हैं, 4 पे अगर कट करें तो हम कितने में कट हो जाएगा 48 पे, और नेक्स्ट हम 12 पे कट कर दिया था और 4 पे 4 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू है 4। यहाँ से देखिए 5x था, x की वैल्यू 4 पुट करें तो इसका मतलब बोट की स्पीड है 20 एंड इसकी स्पीड कितनी है आपके पास, पानी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। इतनी हमें वैल्यू मिल गई, बोट और पानी दोनों की पता लग गई,
ठीक है, अब हमें सोल्व करना है। देखिए बोट की x की वैल्यू आ गई थी 20 एंड जो वाटर है y की वैल्यू आ गई थी 4। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला है कि बताओ टोटल कितना टाइम लगा। टाइम कैसे निकलता है, एस टी इज इक्वल टू डी है तो टाइम निकलेगा आपका डिस्टेंस बाय में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस 360 और दूसरा भी 360, एक बार डाउन स्ट्रीम जा रहा है एक बार अप स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, कितना हो गया 24, अप स्ट्रीम में दोनों की सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इट मीन्स 16। क्लियर, 12 पे कट कर देते हैं तो ये तो आ जाएगा 15, ये आ गया आपका 15 आवर। इसको 8 पे कट किया, ये 94, 2 पे कट करेंगे 45/2, इट मीन्स 22.5। टोटल हो जाएगा आपका 37.5। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, एक विलेज के अंदर क्या हो रहा है, रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स दे रखे हैं। ये आपके मेल्स एंड ये फीमेल्स। मेल्स दे रखे हैं 7:5। हर साल क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है मेल्स की वो 17% इंक्रीज़ हो रही है हर साल। क्लियर, और फीमेल की 12% इंक्रीज़ हो रही है हर साल। तो इन्होंने ये बोला है कि क्या है, व्हाट विल बी द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन नेक्स्ट ईयर कंपेयर टू द लास्ट ईयर। कितना परसेंट इंक्रीज हुई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल। तो आपको निकालना 17%। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 700 है ये 500 है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो। एक तरीका तो ये है कि हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको एक इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि नॉर्मल हम निकालें कि 700 है। ठीक है, 17% इंक्रीज़ हुआ मतलब 100 + 17, तो इसका 117/100 निकालें कि अगले साल मेल्स कितने होंगे। ठीक है, तो अगले साल मेल्स कितने बन गए 819। अगर अगले साल फीमेल्स चेक करें तो 500 का 12% मतलब 112/100। क्लियर, तो यहाँ से कितना आ गया 560। मेल्स एंड फीमेल्स कितने हो गए टोटल 819 और 560 कितने हो जाएंगे 1379। पहले कितने थे 700 और 500 1200। कितना इंक्रीज़ हो गया, तो कितना इंक्रीज़ हो गया, हम 1300 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 179 इंक्रीज़ हुआ पहले साल के कंपैरिजन में। तो डिवाइड करेंगे 1200 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्लियर, तो आपके पास कितना आंसर आएगा 14.91%। एक तो ये तरीका है कि नेक्स्ट ईयर का निकालो और पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दो देन परसेंटेज निकाल दो। एक और तरीके से हम कर सकते थे, मेल एंड फीमेल 700 और 500 इनका रेशियो था, जैसे 7 और 5 हमने 2 zeros एक्स्ट्रा लगा दी। बोला है कि एक 17% इंक्रीज़ हो गया एक 12%। आप चाहे अगले साल का मत निकालिए, आपको ये बोला कि कितना इंक्रीज़ हुआ। इट मीन्स हमें पहले साल का कंपेयर करना है तो 1200 तो इनका टोटल लिखेंगे ही लिखेंगे। ऊपर वैल्यू आएगी जो वैल्यू इंक्रीज़ हुई है वो वैल्यू, मतलब पहले वाली तो कोई कंपैरिजन नहीं है, इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेना है तो ये 17% इंक्रीज़ हुई है। आप इसका 117 ना निकाल के आप नॉर्मल इसका 17% जितना बड़ा है वही निकाल दीजिए। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 17 को 7 से मल्टीप्लाई किया 119, और 500 का अगर हम 12% निकालते हैं तो कितना निकल जाएगा डायरेक्ट 60। इसमें ऐड किया कितना हो गया 179। देखिए डिफरेंस डायरेक्ट 179 भी आ गया। या तो आप 117% निकालिए ताकि आप सब्ट्रैक्ट कर सकें, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको सही मेथड लगे। नेक्स्ट देखिए, सुरेश ने क्या किया कि मार्क प्राइस 180 है, MRP यहाँ से बोल दिया कि 180 है, उसने डिस्काउंट दिया है ये 16 है, 16.66% जो होता है आपका किसके इक्वल 1/6 के इक्वल। इतना उसने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा 180 के ऊपर डिस्काउंट होता है, मतलब 1/6 का। टोटल वैल्यू अगर 6 थी तो उसमें से 1 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कितनी वैल्यू रहेगी 5/6, पीछे तो उतना रह गया ना। तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब 150 उसका क्या है सेलिंग प्राइस। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 180 का 1/6 उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 1/6 की कितनी वैल्यू है 30, इसका मतलब उसने 30 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो आप 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट करके भी 150 निकाल सकते हैं, जैसे आपका मन करे। अब उसके बाद क्या बोला है कि उसने साथ में एक 10 रुपये का पेन भी दिया उसको। इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसने जो 150 लिखा है उसमें उसने फ्री में एक 10 रुपये का पेन दे दिया, फिर भी उसको 75% का प्रॉफिट हो जाता है। ये बताओ कि उसका CP क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था। देखिए 150 सेलिंग प्राइस उसकी तरफ से माना गया है। दुकानदार कभी भी अपना नुकसान नहीं करवाता। अगर उसने 10% का पेन फ्री में दिया है तो हम मान लेते हैं कि 10% का पेन देने के बाद इसका मतलब उसका 140 मान के चले हम, 140 के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, क्योंकि उसने 10 रुपये का पेन फ्री में दिया है। इसका मतलब 150 की बजाय उसने 140 लिए हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसका मतलब 140 आपका सेलिंग प्राइस है। तो CP कैसे निकलता है, CP जितना भी आपको प्रॉफिट होता है 100 प्लस प्रॉफिट लिखोगे, डिवाइड में 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब देखिए हमें CP निकालना है, सेलिंग प्राइस है 140, ये 100 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में,
प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ, 75%, तो 100 + 75 175। इसको 25 पे कट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 पे कट किया इतना। इसका मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 80 रुपीज़। क्लियर। जो भी चीज़ वो फ्री में देते हैं वो सेलिंग प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करके अज्यूम करो कि उसके तो एटलीस्ट पैसे लगे हैं उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेडियस दे रखी है एक बिगर स्फीयर की और एक स्मॉलर स्फीयर की। कितनी दे रखी है, बिगर वाले की हम रेडियस कैपिटल R से डिनोट करते हैं 9 और स्मॉल वाले की कितनी है 3। आपको ये बताना है कि जो वॉल्यूम है बिगर स्फीयर की वो छोटे के कंपैरिजन में कितनी है, हाउ मच मोर देन, कितनी ज़्यादा है। परसेंटेज नहीं पूछा, मतलब डायरेक्ट डिफरेंस पूछा है कितना ज़्यादा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 4/3 πr³। इसका मतलब हमें करना पड़ेगा 4/3 πr कैपिटल और 4/3 πr³ का डिफरेंस, तभी हमें पता लगेगा। इसमें देखिए 4/3 पाई कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या आपका r³ माइनस r³, मतलब एक कैपिटल R एक स्मॉल r। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, r कितना है 9, 9 का क्यूब कितना होगा 729, 3 की क्यूब कितनी होगी 27। इनके बीच में कितना डिफरेंस बना, ये बना आपका 4/3 पाई और ये हो जाएगा 702। ठीक है, पाई देखिए आपके ऑप्शन में है तो इसको आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, 22/7 नहीं करना आपको। डायरेक्ट आप क्या करिए 4/3 इससे कट कर दीजिए, अगर कट होता है तो हमें इसको वैल्यू को काटना है कि अगर ये कट रहा है 3 पे कट हो जाएगा, 3 2 3 4, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 936 और पीछे पाई लगा हुआ है, तो कितना आंसर है, ए आंसर है आपका। नेक्स्ट देखिए, नरेश और मोंटी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। इनिशियल कैपिटल है 40,000 रुपये और 1 लाख रुपए। तो यहाँ लिख लेते हैं नरेश और यहाँ मोंटी, इसने दिए हैं 40,000 रुपये, इसने 1 लाख रुपए। ठीक है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखी जाएगी, देन आपका टाइम होता है, फिर आपका प्रॉफिट का रेशो आता है। इसको काट दीजिए जितना आप छोटा कर सकते हैं, ये जीरोज कट होगी, 2 पे कट करेंगे 2:5। इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो है 2:5। टाइम इन्होंने बताया नहीं तो हम 1 ईयर एज्यूम कर लेते हैं। आपको ये पता हो गया कि प्रॉफिट का रेशो कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम की मल्टीप्लाई। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 5 से करेंगे 1, तो नॉर्मल 2 और 5 इसका प्रॉफिट का रेशो आ गया। अब देखिए उसने क्या बोला कि जो ये नरेश है, नरेश ये वर्किंग पार्टनर है। किसी भी बिजनेस के अंदर क्या होता है कि पार्टनरशिप के अंदर एक इस तरह के पर्सन होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उनके प्रॉफिट के हिसाब से उनका मतलब जो उनका कैपिटल का रेशो है उसके हिसाब से उनका प्रॉफिट डिसाइड होगा, कितना टाइम उन्होंने लगाया, कितना कैपिटल लगाया, उसके अकॉर्डिंग। और एक क्या होता है कि एक ऐसा इंसान होता है जो उस बिज़नेस को मैनेज करता है, तो उसको ये वर्किंग पार्टनर है। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर जिसने सिर्फ पैसा लगाया और घर पे बैठ गया, उसको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो मंथली अपना प्रॉफिट लेने आ जाता है। वर्किंग पार्टनर को थोड़ा एक्स्ट्रा रुपए मिलता है क्योंकि वो अपने एफर्ट्स डाल रहा है। ठीक है, तो नरेश एक वर्किंग पार्टनर है, तो टोटल प्रॉफिट में से उसको 10% मिलता है। टोटल प्रॉफिट हमने अज्यूम कर लिया कि किसी भी चीज़ का प्रॉफिट 100% होता है, जिसमें से 10% मिल गया नरेश को, तो बाकी बच गया 90%। 90% किस अकॉर्डिंग बटेगा, इनके रेशो के हिसाब से। क्या रेशो के हिसाब से, डिवाइड करो 5 और 2 7 से। देखिए ये कट नहीं रहा, तो 90/7 एक रेशो की वैल्यू आ गई एक्स की। अब मुझे नरेश का प्रॉफिट का रेशो चाहिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 90/7 ये एक्स की वैल्यू है, तो देखिए ये 2x है, ये 5x है, कितना हो गया 180/7। और यहाँ से इसका कितना निकल जाएगा मोंटी का 90/7 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब 450/7। इतना क्लियर हो गया। नरेश को देखिए इतने, मतलब हम परसेंटेज की फॉर्म में ले रहे हैं 90%, हमने डिवाइड बाय 100 नहीं किया, हम लास्ट में करेंगे ताकि कैलकुलेशन बड़ी ना हो। नॉर्मल 90 ले लिया कि 90%। ठीक है, ये देखिए नरेश का है 180/7, लेकिन हमें पता है कि नरेश को 10% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इसमें 10 ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर हमने 7 लिया तो 180 + 70 कितना हो जाएगा 250/7। इतना क्लियर हो गया, इतना यहाँ से हमें समझ आ गया। अब इन्होंने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम, मतलब उन दोनों के जो प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस है वो 26,000 रुपये का। इसका मतलब ये मोंटी का प्रॉफिट है, ये नरेश का प्रॉफिट है, तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -250/7 इज इक्वल टू 26,000 इनका डिफरेंस है। तो यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं, 250 में से 450 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 200 इज इक्वल टू 26,000। ठीक है,
अब देखिए ये इतना परसेंट है, 200/7%, 200/7% है। जब भी देखिए कहीं पे 10% होता है तो आप कैसे ओपन करते हैं इसको, 10/100। तो ये 200/7 अगर रेशो की फॉर्म में है तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ये है आपका 200/7, 200/7 ये आपका परसेंट है, इज इक्वल टू 26,000 के इक्वल। क्लियर। तो ये परसेंटेज अगर हम ओपन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 होगा, इज इक्वल टू इतना। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में 200 × 7। ठीक है, आपको टोटल प्रॉफिट ही तो निकालना है, टोटल 100% की वैल्यू निकल के आ रही है। इसको कट करो, 2 से 2 0, ये आ जाएगा 13। एक सेकंड, ये 7 तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, 7 तो यहाँ आएगा, तो 2 को 13 से कट हो गया, 13 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 91। तो कितना बन गया आपके पास, 91,000। तो टोटल प्रॉफिट है आपका 91,000। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पे आपकी कंप्लीट चेकलिस्ट 294 चेकलिस्ट नंबर कंप्लीट हो चुकी है। चेकलिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप अच्छे से चेकलिस्ट को अटैम्प्ट करिए, आपका अर्थमेटिक का पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड यहीं पे वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ज़ीरो बुकलेट कंप्लीट करने हैं तो उसके भी काफ़ी चैप्टर्स की वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं। बाकी चेकलिस्ट की भी वीडियो, मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।